नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें, मगर पहले बात बाजार की। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 150 अंक संभलकर 18,200 के पार बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 298 और निफ्टी बैंक 217 अंकों की तेजी पर बंद हुआ। बाजार को आज आईटी, रियल्टी और ऑटो शेयरों से सपोर्ट मिला। हिंडनबर्ग को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के चलते अदानी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी रही। दिन भर और हफ्ते भर बाजार का क्या रहा हाल और अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा इसकी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। डिम्पी, बताएं आखिर किस तरह का एक्शन मार्केट में? आज अगर आप मार्केट्स के अंदर आप देख पा रहे हैं तो एक रेंज का कारोबार था। इस रेंज का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मार्केट ने 2 बजे के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी जरूर दिखाई है। आज का सिर्फ बिजनेस अगर आप चेक करेंगे तो अडानी ग्रुप की जो खबर आई है रिपोर्ट को लेकर, जिसमें कोई फाइनेंशियल मैनिपुलेशन की बात नहीं है, प्राइस मैनिपुलेशन की बात नहीं है, उसके बाद से बाजार का मूड भी सुधरा और अडानी ग्रुप के शेयर्स का मूड भी सुधरा है और सभी के सभी बकायदा डेज हाई पे जाके क्लोज हुए हैं। हालांकि मैं आपको पूरे हफ्ते भर का बाजार का भी लेखा जोखा आपके सामने रख देता हूं। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का वाईटीडी यानी कि एक हफ्ते का रुझान ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव था। करीब आधे % के आसपास इंडेक्स करेक्ट हुआ है। ये तो आज मार्केट के अंदर है जो थोड़ा बहुत आप गेंस वापस देख पा रहे हैं, नहीं तो मार्केट थोड़ा ही बहुत नैरो रेंज के अंदर आ गया था। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्सेस के अंदर भी फ्लैट रुझान है और साथ ही स्मॉल कैप देखेंगे तो वो करीब 0.25% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। यानी कि ब्रॉडर इंडाइसेस कुछ प्लस और कुछ माइनस की वजह से ऑलमोस्ट रेंज में थे। अब आते हैं सेक्टोरल चर्निंग पे। इस पूरे हफ्ते के अंदर सेक्टर्स कौन कौन से चलते हुए दिखे? रियल एस्टेट काफी अच्छा होगा, आपको ध्यान होगा ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज और साथ ही डीएलएफ जैसे बड़े शेयर्स ने दम भरा इस पूरे सेगमेंट के अंदर और वो करीब 1.25% का रिटर्न देने में कामयाब हुआ। आईटी बिल्कुल लास्ट के 2 दिनों में चलना शुरू हुआ जब नेस्डेक ने ब्रेकआउट किया 12,300 पे। आज नेस्डेक 12,600 पे है, तो पहले तो नहीं चला लेकिन धीरे धीरे अब चेस कर रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, कफोर्ज, एचसीएल टेक जैसे शेयर्स काफी अच्छे चलते हुए दिखे। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट कुछ प्लस और कुछ माइनस, यानी कि फर्स्ट हाफ में पहले चले लेकिन हफ्ते के 2 आखिरी दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए कुछ खास रिटर्न नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट थे। लेकिन जो कमजोर था वो एनर्जी पैक था। रिलायंस ज्यादा चलता हुआ दिखा लीडरशिप में। ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी भी थोड़े ठंडे पड़ गए, इसलिए इनका नेगेटिव रिटर्न आ गया और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी है ऊपर से। ऑटोस के अंदर भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है लास्ट के 2-3 सेशन में, इसलिए भी इसका रिटर्न थोड़ा नेगेटिव बना। अब गेनर्स की बात बोलते हैं। अगर आज इस पूरे हफ्ते में देखेंगे तो निफ्टी के जो टॉप गेनर्स रहे वो हीरो मोटोकॉर्प था, इंडसइंड बैंक था और साथ ही टेक महिंद्रा था, जहां पे 2 से 4% तक की मजबूती आती हुई दिखी है। वीक के लूजर्स निफ्टी के जो थे वो था डिविस लैब 6% नीचे, साथ ही अपोलो हॉस्पिटल करीब 3% नीचे, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर्स में भी करीब 3% तक का नुकसान हमको बनते हुए दिखा। कुल मिला के अगर आप मार्केट के हिसाब से देख रहे हैं दबाव तो आपको कुछ फार्मास्यूटिकल शेयर में वापस बनते हुए दिखा है। अगले हफ्ते फिर से नजर रहेगी ऑल टाइम हाई पे 44,152 का। मार्केट की निफ्टी पे नजर रहेगी कि वो रहेगी 18,000 से लेकर 18,400 के बैंड में किसको ब्रेक करता है। अब अर्निंग के लिहाज से हम बिल्कुल लास्ट लेग में चल रहे हैं। कुछ छोटी बड़ी कंपनीज के नंबर्स आ रहे हैं, हालांकि 3 बड़ी कंपनीज के नंबर होंगे, उनका इंपैक्ट इंडेक्स पे नहीं होगा बट मार्केट के मूड पे थोड़ा ज्यादा होगा। यूएस से भी देखना होगा कि वहां पर भी कोई क्या रिसेशन या डिफॉल्ट को लेकर ऐसी कोई नेगेटिव खबर तो और नहीं आती है। अगर ये नहीं आती है तो बाजार जैसे डीकपल है यूएस से, अपनी ही चाल चल रहा, हो सकता है आपको थोड़ा और चलता हुआ दिखे। कुल मिला के मार्केट अभी भी एक रेंज में पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अदानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। सो इस सेपरेट कमेटी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई थी उसके रिकमेंडेशंस बाहर आए हैं। उसमें ये कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने अपने जितने भी बेनिफिशियल ओनर है, मतलब जिनसे फ़ायदा होता है, उनके नाम जो हैं वो पब्लिक में वो डिस्क्लोज कर दिए हैं, वो बाहर आ चुके हैं। साथ ही इसमें सेबी को, जो मार्केट रेगुलेटर है, इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, उसको
क्लीन चिट दी है और कहा गया है कि उसका कोई भी रेगुलेशन के पार्ट पे फेलियर नहीं था। सेबी इस मामले में पूरे जो नियम और कानून है वो फॉलो कर रहा था, वो सब जो नियम और कानून है वो फॉलो किए जा रहे थे, इसलिए सेबी के पार्ट से भी कोई भी रेगुलेटरी फेलियर मतलब रेगुलेशन की तरफ से कोई फेलियर नहीं आता दिख रहा है। कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 24 जनवरी के बाद मार्केट में स्टॉक मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव इतना नहीं था, पर रिटेल जो शेयर जो लेने वाले हैं उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। पर यहाँ पे ये बात भी कही गई है कि सब मिला के शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट कई कंपनियों ने, कई जो एंटिटी हैं उन्होंने बनाए शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट। ये कौन थे उनकी जांच भी पूरी होनी चाहिए इस मामले में, ये कहा गया है। सो कुल मिला के सेबी को तो क्लीन चिट दी गई है, साथ में अदानी ग्रुप के लिए भी ये क्लीन चिट की ही तरह है, जहाँ पे ये कहा गया है कि उन्होंने सब अपने बेनिफिशियल ओनर्स जो थे उनको डिस्क्लोज किया था और सेबी की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है इस सब में। ध्यान रहे कि ये जब जनवरी में अदानी ग्रुप के स्टॉक काफ़ी गिर गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी, 2 कमेटी बनाई थी, सेपरेट कमेटी बनाई थी और सेबी को कहा था कि पूरी जांच करे। सेबी ने इसके लिए ज़्यादा वक्त मांगा था, पर सेपरेट कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बाहर आई है, जिसका हमने आपको अभी ब्यौरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर रुपए में फिर से कमजोरी बढ़ती ही जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों इतना कमजोर हो रहा है, हमारे सहयोगी विश्व मोहन इसे बताने के लिए जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, आखिर ये प्रेशर जो है रुपए पर जो नजर आ रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपए की अगर बात करें तो 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। उसके विपरीत डॉलर इंडेक्स 2 महीने से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स मार्च के मध्य से देखें 14-15 मार्च के आसपास जो डॉलर इंडेक्स का लेवल था, उसके ऊपर डॉलर इंडेक्स वापस से चला गया है, 103.5 के आसपास है। और जिस तरह से वहाँ की इकॉनमी के जो नंबर आ रहे हैं, इकॉनमी वहाँ की स्ट्रेंथ हो रही है, उससे करेंसी को मजबूती मिल रही है। साथ ही जिस तरह की गतिरोध चल रहे थे डेट सीलिंग को लेकर, उस पर भी अब सहमति बनती दिख रही है और लग रहा है कि 1 जून से पहले वहाँ पर डेट सीलिंग बढ़ाने पर फैसला हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है जो सपोर्ट कर रहा है डॉलर को। घरेलू बाजार की बात करें तो आरबीआई का रुख लगातार नरम है। लग रहा है कि ब्याज दरें अब यहाँ पर पॉज रहेगी और आने वाले कुछ और बैठकों में ब्याज दरें कटौती भी हो सकती है। साथ ही जिस तरह से ग्लोबल स्लो डाउन है, उससे यहाँ पर एक्सपोर्ट कम हो गए हैं, तो एक जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चिंताएं हैं और अगले महीने से सीजनल इम्पैक्ट होगा क्रूड कीमतों पर। क्रूड कीमतें फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है, तो उसका भी दबाव बन सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं और डॉलर के मुकाबले ये लगातार अब कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहा है। और जब तक अब आरबीआई इंटरवीन नहीं करता, तब तक हो सकता है, एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि 83 के ऊपर भी अगले हफ्ते रुपया जा सकता है। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। अगर आप विदेश यात्रा के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा भारी भरकम। दरअसल विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के दायरे में लाया गया है। पूरा ब्यौरा लेकर हाजिर है हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं आखिर किस तरह की व्यवस्था अब की जा रही है जो आने वाले वक्त में टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ने वाला है, खासतौर पे अगर आप विदेश घूम रहे हैं? जी बिल्कुल, विदेशों में होगा क्रेडिट कार्ड महंगा और अब जो है 20% TCS लगेगा। अब ये जो लागू होने वाली है रूल्स, ये 1 जुलाई से लागू होने वाली है। अब याद रखिए, जो $2.5 लाख के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे अब एक वित्तीय साल में, तो उसके लिए अब RBI अप्रूवल भी लगेगी। और जो LRS होती है वो होती है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके अलावा याद रखिएगा, जो ट्रांजैक्शंस आ रही है वो आपके इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शन भी इस एम्बिट में आ जाएंगी। और ये जो पेमेंट में जो बदलाव देखने मिल रहा है, इस पे जो है सरकार ने एक्चुअली फॉरेक्स मैनेजमेंट लगा दिया है, तो उसके कारण जो है ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड भी इस डेफिनेशन में आएंगे। अब इस क्रेडिट कार्ड के अलावा डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और आपके बैंक ट्रांसफ़र भी LRS में शामिल हैं। और याद रखिए 1 जुलाई तक 5% TCS लगे और उसके बाद जो है ये आंकड़ा TCS का जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है वो 5% से बढ़ के 20% हो जाएगा। और TCS क्या है, ये जो है विदेशों में जब आप पैसा भेजते हैं तब TCS लगती है
और बाद में जब आप 1 साल बाद जब आप एडवांस टैक्स देते हैं या फाइलिंग करते तब आपको इस चीज़ का रिफंड मिलता है। तो ये याद रखिएगा कि ये सेलर पॉइंट ऑफ सेल में TCS लगता है। लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल बुकिंग होती है उस पे 20% TCS देना पड़ सकता है। और याद रखिए वसूली करने के लिए ट्रैवल एजेंसी भी कर सकती है और बैंक भी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है TCS के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर QSR में होड़ बढ़ती जा रही है। एक तरफ पिज्जा वाले रेस्टोरेंट हैं जिनका हाल में प्रदर्शन खराब रहा है, लेकिन बर्गर वाले रेस्टोरेंट अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। QSR में कौन बाजी जीतेगा, हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं। पहले बात करते हैं कि जो QSR स्पेस की ट्रेंड है वहां पे देखें तो जो मार्केट शेयर आता है वो 31% मार्केट शेयर QSR ओवरऑल इंडस्ट्री का अराउंड आता है बर्गर्स और सैंडविचेस से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पिज्जास 28% पे, और उसके बाद आते हैं चिकन, अदर इंडियन फूड आइटम्स और अदर्स जो बाकी कैटेगरीज में आते हैं वो है अराउंड 12% के। नाउ आगे जाके बात करते हैं कि करंटली एक क्वार्टर फोर में जो हमने एक ट्रेंड देखा हुआ है कि बर्गर कंपनीज है जैसे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, जैसे कि सफायर फूड की, अगर KFC की बात करें, देवयानी इंटरनेशनल, KFC की बात करें, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो बर्गर किंग है, उन्होंने काफी अच्छी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट की है। तो ये उनकी काफी ग्रोथ अच्छी है। नाउ मेनली इम्पैक्ट पिज्जास पे क्यों आया है ज्यादा, क्योंकि चीज़ के भाव बढ़ चुके थे, काफ़ी इन्फ्लेशन वहाँ पे देखिए। अभी भी कंपनी हाईलाइट कर रही है कि वहाँ पे भी अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, तो पिज्ज़ा को उनकी रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से मेन इम्पैक्ट हो रहा था। तो डेयरी प्रोडक्ट अकाउंट करता है एक पिज्ज़ा प्रोडक्ट बनाने के लिए, पिज्ज़ा बनाने के लिए अराउंड 30% ऑफ द कॉस्ट आता है डेयरी प्राइसेस से। तो डेयरी में आता है मिल्क, चीज़, इन सब के भाव बढ़ चुके हैं, तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट को। उसके अलावा व्हीट प्राइसेस जो देखें, गेहूं के प्राइसेस वो भी बढ़ चुके थे। ये ओवरऑल ईयर से कंपेयर करें तो अभी भी थोड़े ऊपरी स्तर पे है, तो इसीलिए व्हीट प्राइसेस अकाउंट करता है अराउंड दूसरे 30%। तो मेनली 60% ऑफ द पोर्शन में तो इन्फ्लेशन दिख रहा है पिज्जा के लिए, और इसीलिए मार खाई हुई है ये पिज्जा कंपनीज ने अपने मार्जिन परफॉर्मेंस में, अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस में और ग्रोथ में भी। अभी बात करते हैं कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है इन QSR कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जुबिलेंट फूडवर्क उसके बदले लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देते हैं, तो वहां पे उन्होंने एक डिक्लाइन देखी है 0.6% की, और इनफर्ड जो SSSG नंबर आया हुआ है वो है डिक्लाइन ऑफ 3%। उसके अलावा सफायर फूड्स का पिज्जा हट जो बिजनेस है वहां पे 4% की SSSG ग्रोथ डिक्लाइन दिखी हुई है। देवयानी इंटरनेशनल का भी पिज्जा हट का जो बिजनेस है वहां पे भी 3.2% की डिक्लाइन दिखी हुई है। उसके अलावा बर्गर परफॉर्मेंस अभी कंपेयर करें तो काफी अच्छा था। एक तो वैल्यू प्रोडक्ट बन जाता है बर्गर, स्नैक्स की तरह और मील्स की तरह, दोनों की तरह सब लोग ऑर्डर करते हैं बर्गर्स को, और इसीलिए बर्गर कंपनीज की SSSG ग्रोथ देखे तो काफी स्ट्रांग दिखी है उनकी SSSG ग्रोथ। और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड तो बेस्ट इन क्लास था। ओवरऑल QSR स्पेस में बेस्ट परफॉर्मेंस वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ने दी थी, अबव एक्सपेक्टेशंस थी, और 14% SSSG ग्रोथ वहां पे दिखी है। कमेंट्रीज भी काफी बुलिश आ रही है ये बर्गर कंपनी से वर्सेस पिज्जा कंपनीज। तो ये एक ट्रेंड बन रहा है, पिज्जास या बर्गर्स क्या खाएंगे लोग आगे जाते हुए, ये तो श्योरली वॉच आउट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विनी इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मारुति जिम्नी के आने से ऑफ रोड SUV में मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। थार को जिम्नी से तगड़ा मुकाबला मिलने की उम्मीद है। इस जंग में कौन जीतेगा, हमारी सहयोगी सृष्टि एक खास रिसर्च लेकर आई है। जी हाँ, इस हफ्ते आने वाली है मारुति सुजुकी की जिम्नी। उसका लॉन्च इसी हफ्ते होने वाला है, जहाँ पे कंपनी जो ऑटो एक्सपो में उन्होंने इस गाड़ी का शोकेस ज़रूर किया था, बट उसके प्राइजेस का काफ़ी इंतज़ार था लोगों को, तो अब वो कंपनी बताने वाली है। और माना ये जा रहा है कि जो इसका कंपेटिटर है महिंद्रा थार, उससे सस्ती गाड़ी वो निकाल सकते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जहाँ पे मारुति जिम्नी जो है लीड करती हुई नज़र आएगी। अगर आप देखें तो दोनों ही गाड़ी जो है ऑफ रोड SUVs की कैटेगरी में आती है। हालांकि काफ़ी नीश सेगमेंट है ये, बट इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां पे महिंद्रा थार आपको डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में दिखेंगे, मारुति जिम्नी केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही ला रही है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि मारुति जिम्नी लीड करती हुई नजर आए, क्योंकि महिंद्रा थार 2 वेरिएंट्स में आती है। एक होती है इनकी 2 व्हील रियर ड्राइव और साथ ही एक 4 व्हील ड्राइव, जो कि थोड़ी सी महंगी होती है। और अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 10.5 लाख से
16.5 लाख आती है। वहीं मारुति जिम्नी की उम्मीद है कि ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव में, अगर AWD ड्राइव में आपको मिल सकती है 10 से 12 लाख के बीच में। अब कंपनी से जानना होगा कि कैसे, कौन सी प्राइसिंग वो तय करते हैं। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि महिंद्रा थार कई सारे और चीज़ों में लीड करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये गाड़ी लंबी है, ये गाड़ी जो है थोड़ी सी ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। और एक बात इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो 60 to 70% थार की सेल्स है वो डीजल वेरिएंट से आती है। जिम्नी डीजल नहीं से केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आपको दिखेगी। बट इसके अलावा ना ही सिर्फ प्राइसिंग के फ्रंट पे मारुति जिम्नी लीड करती हुई नजर आ सकती है। अगर हम बात करें तो मारुति की जिप्सी, आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरी स्पेस को डोमिनेट किया था, तो उसको लेकर भी कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सेल्स नंबर पे बात करें तो महिंद्रा थार लगभग 5,000 की बिक्री दिखाती है हर महीने। मारुति जिम्नी के अभी करंट बुकिंग्स की बात करें तो 27,000 पे है और एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 पर महीने के आंकड़े से ये बुकिंग आ सकती हैं। तो एक टफ कंपटीशन इस स्पेस में हम आते हुए देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा प्राइसिंग देखना। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सृष्टि आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के लिए यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो का प्रस्ताव है। दरअसल इसके जरिए ये माना जा रहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो है उन्हें लेना एक सस्ती डील हो पाएगी। और इसके साथ ही बहुत सारे और इसमें जानकारी है। म्यूचुअल फंड्स के लिए इस प्रस्ताव के जरिए बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। और इस कंसल्टेशन पेपर में जो सबसे खास बात कही गई है वो ये है कि इसके जरिए जो बहुत सारे एक्सपेंस रेशियो की बात होती थी उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाएगी। और इसी लिहाज से म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने ये कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। बहुत सारी और भी इसमें मालूमात हमें सामने आ रही हैं। और उसमें जो सबसे अहम बात है उसमें है कि टीआर के सभी खर्चों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो का प्रस्ताव है। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और इस खबर पर आगे हम आपको जानकारी देंगे। इंश्योरेंस में अलग अलग प्रोडक्ट्स के मुकाबले एक बंडल्ड प्रोडक्ट के जरिए ग्राहकों को और कंपनियों को फायदा है और इंश्योरेंस कंपनियां इस पर ज्यादा जोर दे रही हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के मुताबिक बंडल्ड प्रोडक्ट्स में ग्राहक से जुड़ी बेहतर जानकारियां मिलती हैं। इससे कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट ऑफर कर सकती हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ RM विशाखा ने इस सिलसिले में ET नाउ स्वदेश संवाददाता अनुराग शाह से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO RM विशाखा। सबसे पहले आपसे मैं यही समझना चाहूँगा, अब जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक नई चर्चा चल रही है बंडल प्रोडक्ट की, तो ये बंडल प्रोडक्ट किस प्रारूप में होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा ग्राहकों के लिए और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियाँ किस तरह से आगे बढ़ रही है? आई थिंक बंडल प्रोडक्ट कुछ हद तक ऑलरेडी है। अगर आप एयरलाइंस के देखते हैं, आप फ्लाइट पे जाते हैं तो नीचे आपको इंश्योरेंस खरीदने का ऑप्शन मिलता है, तो आप वहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन बन गया, तो आपका प्रोडक्ट बिक गया। सो बंडल्ड प्रोडक्ट तो वही है, तो वहाँ पे है। सिमिलरली आपको बंडल्ड हाउसिंग लोन्स के साथ आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, पर वो बंडल्ड सीमलेस बंडलिंग नहीं है। ओके, कि आपको फिर भी ऑप्ट करना पड़ता है, करेक्ट? सो वैसा बंडल्ड प्रोडक्ट इट्स नॉट मैंडेटरी एंड इट शुड नॉट बी ऑल्सो, इट शुड ऑलवेज बी एन ऑप्शन। But having said with, so some categories, you know, I have always, मैंने आपको पहले भी जब हमने बात करी थी मैंने तो बोला था कि should insurance be made mandatory, और मैं हमेशा कहती थी जो बंदा लोन लेता है ना उसको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोन तो ले रहे हैं एंड अगर आपको कुछ हो गया और आप लोन रिपेमेंट नहीं कर सकते तो आप घर छोड़ रहे हो या कर्जा छोड़ रहे हो अपनी फैमिली के लिए। सो कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि शायद जैसे पोलियो मैंडेटरी है, पोलियो इंजेक्शन, मुझे लगता है कई बार कुछ सर्कमस्टेंसेस में शायद इंश्योरेंस भी मैंडेटरी होना चाहिए ऑन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। वहाँ पे शायद अगर बंडल प्रोडक्ट विद इन सर्टन गार्ड रेल्स टू मेक श्योर कि कस्टमर का फ़ायदा ही देखी जाए, आई थिंक वहाँ पे बंडल्ड हो सकता है।
और जैसा हमने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और इसमें म्यूचुअल फंड्स के लिए यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो का प्रस्ताव है। ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं आखिर क्या है पूरी खबर और किस तरह की इसमें बात कही गई है, ये जो प्रस्ताव रखा गया। जी हाँ, सेबी ने एक ज़रूरी कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो चार्ज जो म्यूचुअल फंड के लेने के लिए या खरीदने के लिए जो कंज्यूमर्स को देना पड़ता था, उस पर एक कंसल्टेशन पेपर लेके आए हैं कि और ये भी बोला है साथ में कि ये जो चार्जेस हैं वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होने चाहिए। अभी तक क्या होता था, बहुत सारी एएमसीज अलग अलग तरीके के जीएसटी, टैक्सेस उसके जो टीआर है उसके बाहर कैलकुलेट करके लगा देते। तो अभी रेगुलेटर का कहना यही है कि जो जितने चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब अलग से इसके अलावा कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जो टीआर है अपने आप में पूरा एक कंप्लीट चार्ज होना चाहिए। इसके अलावा एक और सुझाव ये आया है कि परफॉर्मेंस लिंक टीआर हो, मतलब कि अगर कोई फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं टीआर उसका ज़्यादा हो, और साथ ही साथ इसी तरीके से अगर कोई फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर उतना ही टीआर क्यों दिया जाए। यहाँ पर सुझाव ये भी दिए गए हैं कि एग्जिट लोड को 5% से घटाकर 2% कर दिया जाए। तो ये सारे सुझाव अभी मांगे गए हैं कंसल्टेशन पेपर में। इसमें फाइनल फैसला क्या होता है, क्या रेगुलेशन आता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए अंकुर। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए जापान रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही 3 प्रमुख शिखर सम्मेलनों में भी वो हिस्सा लेंगे। जापान के बाद वो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम सबसे पहले जापान के हिरोशिमा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और पीएम मोदी सम्मेलन में मौजूद तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग भी होगी। वहीं मोदी ऑस्ट्रेलियाई सीईओ और व्यापार जगत के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे और सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। जापान से जो अहम खबरें आ रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की, जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।